हेलो एवरीवन, माय नेम इज ज्योति। आज हम बात करने वाले हैं सीएसआईआर की तरफ से रिलीज किए गए साइंटिस्ट के रिक्रूटमेंट के बारे में। तो ये जो पोजीशन है, ये मतलब कि मैंने थोड़ा सर्च करने का कोशिश किया, बट आई एम नॉट गेटिंग कि ये कोई परमानेंट पोजीशन है या टेम्पररी पोजीशन है। वैसे अगर देखा जाए तो अलावेंस और बाकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वगैरह है, उसको ऐसा देख के लग रहा है कि ये मोर और लेस परमानेंट है, बट मैं श्योर नहीं हूँ। तो इसके लिए मैं जो है कंफर्म नहीं कह सकती हूँ कि ये जो है परमानेंट पोजीशन है। बट अगर हम कंफर्म नहीं लेते हैं कि ये परमानेंट पोजीशन है, तो एटलीस्ट हम ये कंसिडर कर ही सकते हैं कि ये टेम्पररी पोजीशन है। तो चलिए देखते हैं। साइंटिस्ट पोजीशन के लिए यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट रिलीज की गई है, और मेनली जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कैटेगरी से हैं, साइंस फील्ड से हैं, वो एक तरीके से एलिजिबल हो जाते हैं। अब यहाँ जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो मल्टीपल क्वालिफिकेशन रखी गई है, एक नहीं है, तो इसलिए बताना मुश्किल है। कहीं पे एमएससी भी मांग लिया है, कहीं एमटेक मांग लिया है, कहीं पे पीएचडी भी मांगा है। ठीक है, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं मेंशन, मतलब कि बोला गया है कि डिजायरेबल में एक्सपीरियंस मांगा है, यानी कि इसके लिए फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करते हैं तो 1 लाख से ज्यादा जो है यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है, जिसमें कि बहुत से अलावेंस को इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो ये कुछ की पॉइंट्स है। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करते हैं तो यहाँ जो आप डॉक्यूमेंट अपना सबमिट करेंगे ना, उसके बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा और सेलेक्ट करके आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए जो ट्रैवलिंग अलाउंस है, यानी कि इंटरव्यू देने के लिए जो खर्चा आपका होगा, वो सेकंड क्लास का जो टिकट होगा ट्रेन का, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए सारा का सारा डिटेल देख लेते हैं, क्या और कैसे रहने वाला है, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ डिटेल में समझ लेते हैं। आप में से जो भी कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड है, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेकआउट करना ना भूलें। यहाँ पे इनके न्यूज इवेंट में आने के बाद आप देख सकते हैं ये एक यहाँ पे 7th नंबर का ये पोस्ट है। ठीक है, जिसमें मेंशन है एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट एट सीएसआईआर हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये सीएसआईआर हेडक्वार्टर से रिलीज किया गया है, जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। इसका लास्ट डेट जो है वो रहने वाला है 22 मार्च 2025। तो एक तरीके से आप कह सकते हो, और आपके पास जो है 12 दिन का टाइम बाकी है, तो आप जो है उसी के अकॉर्डिंग इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करना है ताकि हमारे पास डिटेल एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाए। इसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। चलिए इसको वन बाय वन हम देखना शुरू करते हैं कि कौन से कैंडिडेट जो है इसके लिए एलिजिबल है। तो मैंने पहले से ही इसको हाईलाइट कर लिया है। तो दिस इज द रिक्रूटमेंट फ्रॉम सीएसआईआर। ठीक है, और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर आप नोट कर लीजिएगा, काफी जगह जरूरत पड़ती है, स्पेशली जब आप अप्लाई करते हैं। तो फॉर्म जो है 17 फरवरी 2025 से शुरू हो चुका है, आखिरी डेट इसकी 22 मार्च 2025 रहने वाली है। यहाँ पे मल्टीपल वैकेंसी रिलीज की गई है फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट। अब देख लेते हैं कौन से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। तो अगर हम डेजिग्नेशन की बात करें तो डेजिग्नेशन जो है साइंटिस्ट की रहने वाली है। टोटल पोस्ट अगर देखा जाए तो 11 है। अनरिजर्व के लिए 5 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 3, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, और एक पोस्ट जो है पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिजर्व रखा गया है। ध्यान रहे, मान लीजिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं और अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि आपके पास कोई स्पेशल कैटेगरी है और आप जो है जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि वो पोस्ट जनरल कैटेगरी में निकली है, तो आप एज अ जनरल कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं। उस टाइम पे जो है आप अपना जो आपके पास कास्ट की कैटेगरी है उसका आप बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, ये इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है। पे लेवल जो है यहाँ पे 11 रहने वाली है, लगभग 1 लाख के करीब जो है, 1 लाख से भी ज्यादा, दैट इज 1,32,660 अप्रॉक्स जो है यहाँ पे आपका टोटल इमोल्यूमेंट्स बनता है, जिसमें इंक्लूसिव होगा बेसिक पे, डीए, एचआरए, टीए और भी बहुत सी चीजें। अपर एज लिमिट की बात करें तो 32 रखा गया है। 5 ईयर का रिलैक्सेशन होगा फॉर एससी एसटी। ठीक है, 3 ईयर का रिलैक्सेशन होगा फॉर ओबीसी और 10 ईयर का रिलैक्सेशन होगा फॉर दी पीडब्ल्यूडी। ठीक है, यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन होने वाला, तो इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। अब यहाँ पे जो एक पोस्ट तो रिजर्व रख दिया गया है पीडब्ल्यूबीडी के लिए, और बाकी 10 पोस्ट बच गए हैं। 10 पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, तो चलिए उसको हम वन बाय वन डील कर लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज, साइंटिस्ट का ही पोस्ट रहने वाला है सारा का सारा। पोस्ट कोड 1PC1 की बात कर लेते हैं, जो कि एससी के लिए रिलीज किया गया है। इसमें आपसे मांगा है, देखिए डिजायरेबल में हर जगह एक्सपीरियंस की डिमांड की है, मैंडेटरी में नहीं है, मतलब एसेंशियल में नहीं है। ठीक है सॉरी, एसेंशियल में नहीं है, मतलब कि फ्रेशर्स कैन अप्लाई, क्योंकि डिजायरेबल में होने का मतलब हो गया अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉब की रिक्वायरमेंट भी आप पढ़ सकते हैं कि क्या किस तरीके का जो है मतलब कि जॉब की रिक्वायरमेंट होने वाली है और उसको आप कैसे फुलफिल करना होगा। डिजायरेबल में हर जगह एक्सपीरियंस मेंशन किया है, तो आप अपने एंड से एक बार देख लीजिएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो पोस्ट कोड 1 के लिए जो है एससी कैटेगरी के लिए ये रहने वाला है, बीटेक मांगा गया है, दैट इज इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए, विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ विथ 60% मार्क्स, ठीक है। या फिर ये था पहला क्राइटेरिया, या फिर आपके पास एमई एमटेक हो सकता है दैट इज इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, और या फिर इक्विवेलेंट। या फिर तीसरा कैटेगरी हो सकता है कि आपने पीएचडी कर रखा हो दैट इज इन पीएचडी इंजीनियरिंग कर रखा हो सबमिटेड इन द इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या फिर इक्विवेलेंट। तो पीएचडी आपका इन सारे में से किसी भी एक डिपार्टमेंट में या सब्जेक्ट में हुआ हो, इन दैट केस आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पहला पोस्ट कोड। सेकेंड पोस्ट कोड की यहाँ बात कर लेते हैं। सेकेंड पोस्ट कोड में मेंशन किया है यहाँ पे कि आपके पास जो है अगेन वही बोला है एमई एमटेक चाहिए दैट इज इन आईटी या फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस या इक्विवेलेंट में चाहिए। या फिर सेकंड क्राइटेरिया आपके पास पीएचडी इन साइंस या इंजीनियरिंग हो सकता है दैट इज, और आपने सबमिट किया हो दैट इज इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस या इक्विवेलेंट। यहाँ पे जो है टोटल 2 पोस्ट रखी गई है और ये दोनों की दोनों अनरिजर्व के लिए रहने वाली है। तीसरा देख लेते हैं यहाँ पे ओबीसी एनसीएल के लिए है ये, इसमें भी सेम टू सेम वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो यहाँ रखी गई है, और यहाँ वाली भी सेम टू सेम वही है जो सेकंड पोस्ट के लिए थी, यानी सेकंड पोस्ट कोड के लिए थी। तो इसको मैं फिर से नहीं डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है। फोर्थ देख लेते हैं, यहाँ पे बीटेक मांगा है, ठीक है। बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग बोला गया है या फिर एमएससी इन केमिकल इंजीनियरिंग या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए, ये ओबीसी एनसीएल के लिए रहने वाला है। और विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ दैट इज फर्स्ट क्लास या 60% एग्रीगेट के साथ, ये पहला क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का। और दूसरा क्राइटेरिया यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, एमई एमटेक होना चाहिए दैट इज इन केमिकल इंजीनियरिंग या फिर केमिकल साइंस या इक्विवेलेंट। और तीसरा क्राइटेरिया रखा है कि आपके पास पीएचडी इन साइंस या इंजीनियरिंग होना चाहिए जो कि आपने केमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल साइंस या इक्विवेलेंट फील्ड में सबमिट किया हो, ठीक है। तो ये हो गया पोस्ट कोड 4 की बात। फिफ्थ की बात कर लेते हैं यहाँ पे। फिफ्थ जो है पोस्ट कोड रहने वाला है अनरिजर्व के लिए, बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग मांगा है या फिर एमएससी इन केमिकल इंजीनियरिंग या फिर इक्विवेलेंट, वही है जो ऊपर वाला था सेम टू सेम वही है, ये भी सेम टू सेम वही है और ये वाला भी है, ठीक है। तो ये जो हमने अभी जस्ट पोस्ट कोड 4 के लिए पढ़ा सेम टू सेम एलिजिबिलिटी इनके लिए भी है, तो इसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पोस्ट कोड। आई थिंक यहाँ पे मैक्सिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना वो रिपीटेड ही है, मतलब एक जैसी है थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ, ओनली द डिफरेंसेस की ये जो कैटेगरी है वो चेंज हो जा रही है। अगेन जो 6th पोस्ट है वो है दैट इज फॉर दी पोस्ट कोड 6 अनरिजर्व। इसमें अगेन वापस से देखिए वही बोला गया है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, एमई एमटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इक्विवेलेंट, और या फिर पीएचडी इंजीनियरिंग सबमिटेड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इक्विवेलेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे पोस्ट कोड 7th की, ये भी साइंटिस्ट की पोस्ट रहने वाली है। इसमें बोला है कि आपने पीएचडी किया हुआ हो एनी रेलेवेंट फील्ड से ऑफ साइंस या इंजीनियरिंग तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगेन एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे डिजायरेबल में मांगा है, मैंडेटरी में नहीं मांगा है। साइंटिस्ट का पोस्ट कोड 8 में जो है पीएचडी मांगा है दैट इज इन साइंस, तो इसमें साइंस के जो स्टूडेंट है ना, मेनली लाइफ साइंस के जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। सबमिटेड इन लाइफ साइंस या फिर इक्विवेलेंट तो हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसटी के लिए पोस्ट है। अनरिजर्व के लिए अगली पोस्ट है पोस्ट कोड 9, इसे मांगा है पीएचडी इन साइंस सबमिटेड इन लाइफ साइंस और इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट है साइंस और एसटी के लिए एक पोस्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर पोस्ट कोड 10 के बारे में, लास्ट पोस्ट जो कि ओबीसी एनसीएल के लिए होने वाली है। अगेन एमई एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग या मटेरियल इंजीनियरिंग या साइंस एंड इक्विवेलेंट, या फिर सेकंड क्राइटेरिया क्या है पीएचडी इन इंजीनियरिंग सबमिटेड इन केमिकल इंजीनियरिंग या मटेरियल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट। और तीसरा बोला गया है पीएचडी इन साइंस सबमिटेड इन केमिकल साइंस या मटेरियल साइंस या फिर इक्विवेलेंट में। तो देख लीजिए जो भी आपकी क्राइटेरिया बैठती है उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। ये पोस्ट के बेनिफिट्स वगैरह के बारे में बताया गया है कि आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो वही मिलेंगे जो कि मतलब कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनको मिलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे। ये साफ साफ इन्होंने मेंशन भी कर दिया है दैट इज दीज पोस्ट कैरी यूजुअल अलाउंस लाइक डीए एचआरए टीए एक्सेट्रा एज एडमिसिबल टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड एज मेड एप्लीकेबल टू द सीएसआर एम्प्लॉय एट द प्लेस ऑफ पोस्टिंग। काउंसिल एम्प्लॉय आर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू अकोमोडेट अकॉर्डिंग टू द सीएसआर रेसिडेंशियल अलॉटमेंट रूल, ठीक है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। तो बहुत से जो बेनिफिट्स मिलते हैं ना सीएसआर एम्प्लॉय को या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो सारे बेनिफिट्स आपको भी मिलेंगे, ठीक है। अच्छा एक और आप ये काम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये जो पोस्ट है ये टेम्पररी रहने वाली है या परमानेंट रहने वाली है। तो अगर इनका कहीं हेल्पलाइन नंबर दिया है ना तो आप एक बार उनसे कॉल करके एडवर्टीजमेंट नंबर बता के एक बार कंफर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे वही बोला है कि इस पोस्ट के लिए और भी बेनिफिट्स है जैसे कि मेडिकल एक्सपेंसेस को आपको रीइंबर्स कर दिया जाएगा, लीव ट्रैवल कंसेशन वगैरह भी सब इसमें इंक्लूडेड है। नेशनल पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग जो है आपको एक तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ये भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप अभी फिलहाल में कहीं काम कर रहे हैं चाहे टेम्पररी हो चाहे परमानेंट हो, आपको एनओसी प्रेजेंट करना पड़ेगा। और
यहाँ पे वही बोला है, द स्क्रीनिंग एंड द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन ही भरना है, तो उसके बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा एंड देन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ किसी टाइप का इन्होंने एग्जाम मेंशन नहीं किया है। जो आप अपना जो भी जो क्वालिफिकेशन है, सर्टिफिकेट है जो आप सबमिट करोगे ना, उसके बेसिस पे आपको बुलाया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है या डॉक्यूमेंट्स है, अगर उसकी लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश के अलावा और कोई लैंग्वेज में और कोई रीजनल लैंग्वेज में है, तो आपको जो है उसका ट्रांसलेशन भी या ट्रांसक्रिप्ट भी सबमिट करना होगा। सारे के सारे फॉर्म ऑनलाइन ही सबमिट होंगे। आपको सेकंड क्लास रेल फेयर दे दिया जाएगा, मतलब कि एक तरीके से ट्रैवल में जो एक्सपेंस होगा वो आपको पे कर दिया जाएगा सेकंड क्लास का। और आपको मतलब जो आप इंटरव्यू देने के लिए आओगे ना, आपका जब मान लीजिए आपने सारा डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो गया, तो इंटरव्यू के लिए ये जो है आपको एक्सपेंसेस प्रोवाइड करेंगे सेकंड क्लास रेल फेयर का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे दी नोटिफिकेशन अबाउट द डेट ऑफ इंटरव्यू एंड दी, अच्छा बाकी जितने भी अपडेट होंगे कि इंटरव्यू कब होगा, कौन से कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, सब कुछ जो है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही देखने को मिलेगा, जिस वेबसाइट पे फिलहाल में हमने स्टार्टिंग में लॉग इन किया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड की बात की गई है कि इनिशियली जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको कुछ टाइम के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा, उसके बाद जो है उनके काम को कंफर्म किया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर रूल। नेक्स्ट यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, तो वापस इसको देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर आप सीएसआई एम्प्लॉय है ना ऑलरेडी, कहीं सीएसआई मतलब कि किसी और सीएसआई डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए अलग से कुछ और भी बेनिफिट्स यहाँ मेंशन किए गए हैं, तो उसको भी आप एक बार देख लेंगे। जैसे कि आपका एज लिमिट का रिलैक्सेशन 5 इयर्स का हो सकता है अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे वही बोला है कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब उस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट्स के जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें क्या देखा जाएगा, ये आपको हायर एजुकेशन के बेसिस पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके डिजायरेबल एक्सपीरियंस कितना उसके बेसिस पे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मिनिमम जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि पेटेंट फाइल आपके पास कितने हैं, या फिर पीयर रिव्यूड जर्नल आपने कितना पब्लिश किया है, इनकेस अगर आपकी पीएचडी हो रखी है तो, या फिर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मैक्सिमम कैंडिडेट ने जो अप्लाई किया है वो पीएचडी वालों ने अप्लाई किया है, तो उनके पास जो फॉर्म आएगा ना उसमें वो वैरायटी ऑफ तरीके से फॉर्म का सिलेक्शन कर सकते हैं। वही बताया गया है कि रिटन टेस्ट के बेस अगर जरूरत पड़ती है तो रिटन टेस्ट या सेमिनार भी कंडक्ट करवा के आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो फिलहाल में तो अभी इन्होंने बोला है, कुछ कंफर्म नहीं किया है, साफ साफ बोला है कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आप जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट भेजोगे ना उसके बेसिस पे बस आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब वो क्वालिफिकेशन या वो सिलेक्शन, वो पहला जो सिलेक्शन हो रहा है ना कि आपको इंटरव्यू के लिए कैसे सेलेक्ट कर रहा है, उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि इनमें से किसी भी एक क्राइटेरिया के द्वारा जो है एनी वन और मोर, ठीक है, एक या एक से ज्यादा यहाँ पे जो क्राइटेरिया है दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 क्राइटेरिया रखा है। अब 9 में से किसी एक क्राइटेरिया या एक से ज्यादा क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जा सकता है फॉर योर इंटरव्यू राउंड। तो ये एक अच्छी चीज है कि इनिशियली जो है ये कोई रिटर्न एग्जाम वगैरह नहीं करवा रहे हैं, आपका जो फॉर्म होगा ना उसी के बेसिस पे मतलब कि वो आपको बुला लेंगे अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो। ठीक है, फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरना है, बता देती हूँ कौन से लिंक के द्वारा भरना है। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, वेबसाइट रहने वाली है यही, ठीक है, ये वेबसाइट रहने वाली है, या फिर इस वेबसाइट पे जाने के बाद जो है आपको लिंक में मिलेगा दैट इज साइंटिस्ट, ठीक है, दैट इज अवेलेबल ऑन सीएसआर वेबसाइट। तो वहां पे क्लिक करके जो है उसके बाद फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज रेफर्स हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन। अच्छा, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन का भी आपको ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद आपको फी पेमेंट करना है, देन एप्लीकेशन का रेप्लिका आएगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसकी एक प्रिंट कॉपी अपने पास निकाल के रख लेनी है, आपको इनको नहीं सेंड करना है, आपको ऑनलाइन ही भर के सबमिट करना है, अलग से कोई हार्ड कॉपी आपको सेंड नहीं करनी है। यहाँ पे फी की बात कर लेते हैं तो इन जनरल 500 फी रखी गई है, और एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी वुमेन एक्स सर्विसमैन या अब्रॉड कैंडिडेट्स के लिए जो है यहाँ पर फी जो है नहीं लगेगी। बाकी जो कैंडिडेट्स बच गए जैसे कि हो गया जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, उन सब के लिए जो है यहाँ पे 500 की फी लगेगी। बाकी यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप जो है मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट इन दैट केस आपको मल्टीपल पोस्ट के लिए पेमेंट भी करना होगा, ऐसा इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। एक दैट इज ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड फॉर ईच पोस्ट कोड, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। इसके अलावा आपको हार्ड कॉपी कहीं सेंड नहीं करना है, एनओसी का ध्यान रखिएगा अगर आप ऑलरेडी कहीं पे एम्प्लॉयड है तो। उसके बाद यहाँ पे मेंशन कर दिया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो जो आप फी पे करेंगे ना उसकी भी रिसिप्ट मिलेगी, उसको भी आपको अपलोड करना है, तो इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे जो है इन्होंने एनओसी सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर दिया है। इसके अलावा अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन का यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। बहुत से इन्होंने अदर डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड किए हैं जिसका अगर आप हेल्प लेना चाहें तो ले सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो।
ठीक है। तो ये था सारा का सारा डिटेल रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पोस्ट। अगर आपको जरूरत होती है या फिर आपकी एलिजिबिलिटी आती है तो आप जो है इन पोस्ट के लिए ट्राई कर सकते हैं। इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय।